नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी खेमे में अंदर ही अंदर एक तरह की चर्निंग चल रही है, मंथन चल रहा है। नए सिरे से अलाइनमेंट बन रहे हैं। अभी कोई उसने ठोस शक्ल अख्तियार नहीं की है, लेकिन उसका स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सबसे बड़ा झटका दिया है राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। जो उन्होंने काम किया है उससे ये जिन नेताओं का मैंने नाम लिया ये सब सकते में होंगे। इनके लिए समझना मुश्किल है कि आखिर एम.के. स्टालिन ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे एम.के. स्टालिन की मंशा क्या है, वो चाहते क्या हैं, वो किस तरह का नेशनल अलायंस चाहते हैं, वो किस तरह का राजनीतिक गठजोड़ चाहते हैं, वो किन तत्वों के साथ मिलकर आगे कम से कम राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब सवाल इन नेताओं के मन में तैर रहे होंगे। इनका जवाब अभी तक कहीं से मिल नहीं रहा है। अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ एक घटना के आधार पर कह रहा हूँ। एक घटना है, वो हुई है आज चेन्नई में एम.के. स्टालिन ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। अब ये बात सुनने में बड़ी साधारण सी लग सकती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया तो इसमें कोई बड़ी बात क्या हो गई। पहली बात तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर भारत के एक नेता की प्रतिमा का अनावरण एम.के. स्टालिन कर रहे हैं, जो हिंदी पट्टी के राजनेताओं से और हिंदी पट्टी की राजनीति से चिढ़ते हैं। बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा उनका जो है हिंदी और संस्कृत और हिंदुत्व का है। इसके बावजूद वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और क्या कहा है? उन्होंने कहा कि उन्हीं की प्रेरणा से तमिलनाडु की सरकार सामाजिक न्याय के रास्ते पर बिना किसी समझौते के आगे चल रही है। अब इस एजेंडे को समझिए आप। एजेंडा कांग्रेस बनाना चाहती है, इसे अपना इंडिया अलायंस बनाना चाहता है या नहीं, ये अभी मतभेद की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी स्पष्ट है कि वो सामाजिक न्याय और उस सामाजिक न्याय के उसके एजेंडे में जातियों की गणना शामिल है। उसके जरिए 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। उसके जरिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है। लेकिन एम.के. स्टालिन कुछ अलग रास्ता अपनाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर सामाजिक न्याय का मुद्दा था तो नॉर्थ के या उत्तर भारत के दूसरे नेताओं के बारे में एम.के. स्टालिन ने क्यों नहीं सोचा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों को निमंत्रित किया है उनके नामों पर ज़रा गौर कीजिए। उन्होंने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव तमिलनाडु में डीएमके का जो अलायंस है उसका हिस्सा नहीं है। ये अलग बात है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलायंस का हिस्सा है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है राज्य में। इसके बावजूद राहुल गांधी को नहीं बुलाया है, ये जानते हुए भी कि ये राहुल गांधी इसको अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का और पूरे विपक्ष का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अगर इंडिया अलायंस के की सारी पार्टियां, सारे नेता इकट्ठा होते तो उसका एक यूनिटी का, एक एकता का संदेश जाता। एम.के. स्टालिन ने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा। तो क्या वो इंडिया अलायंस जो बना है उसकी एकता के पक्ष में नहीं है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने पूरे जो 26-27 पार्टियों का गठबंधन है उसमें से चुना केवल तो अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव तमिलनाडु में उनका एक वोट भी नहीं बढ़ा सकते हैं और एम.के. स्टालिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का एक वोट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर है कि ये प्रतीकात्मक राजनीति का ही हिस्सा है, इसमें कोई व्यवहारिक राजनीति नहीं है। व्यवहारिक राजनीति का दूसरा पक्ष ये है कि जो प्रभावित कर सकते थे या जो प्रतीकात्मक राजनीति के इस खेल में शामिल हो सकते थे उनको इग्नोर करना। नीतीश कुमार के साथी आजकल बड़ी जोर शोर से लगे हैं उनको प्रोजेक्ट करने में कि वो पूरे देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसके सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। ये अलग बात है
कि पूरे देश की राजनीति में अगर कोई सबसे अविश्वसनीय राजनेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है, जिनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिनको नाम ही दिया गया है पलटू राम। वो कब पलट जाएंगे, कब किस तरफ चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सबसे क्रेडिबल फेस बताना ये जो है बाकी नेताओं का, जिनकी विश्वसनीयता है, उनका एक तरह से अपमान है। और इसका जवाब दिया है एम.के. स्टालिन ने कि वो ऐसा नहीं मानते। वो सामाजिक न्याय की शक्तियों का नॉर्थ इंडिया में कम से कम किसी को प्रतीक मानते हैं तो अखिलेश यादव को मानते हैं। अब आप इस मैसेजिंग को समझिए। और उन्होंने किसको बुलाया है? स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की पत्नी सीता देवी को और उनके दोनों बेटों को। इसके अलावा और किसी राजनेता को उन्होंने नहीं बुलाया है। अगर वो चाहते, अगर उनको पिछड़ा वर्ग की राजनीति का संदेश, एकता का संदेश देना होता तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी बुला सकते थे, तेजस्वी यादव को भी बुला सकते थे, और दूसरे नेताओं को जो गठबंधन के हैं उनको बुला सकते थे, और राहुल गांधी जो उनके गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में और इंडिया अलायंस में भी, उनको भी बुला सकते थे। राष्ट्रीय नेता के तौर पर राहुल गांधी की पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और वो उसके सबसे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी का तो एक बार समझ में आता है कि क्यों नहीं बुलाया। उसकी वजह हो सकती है कि यही विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जिन्होंने उनके पिता राजीव गांधी पर बोफोर्स सौदे में दलाली का लेने का आरोप लगाया था, जिस भ्रष्टाचार के आरोप से गांधी परिवार आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। आज तक वो छवि, वो दाग बना हुआ है। उस दाग को धोने की तमाम सोनिया गांधी की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। तो राहुल गांधी का एक इमोशनल मामला हो सकता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और कांग्रेस पार्टी, और ख़ास तौर से विश्वनाथ प्रताप सिंह और गांधी परिवार का एक ऐसा संबंध है जिसको सार्वजनिक रूप से भले ही कोई कुछ ना बोले, लेकिन गांधी परिवार कभी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रशंसा नहीं कर सकता, उनकी तारीफ में कुछ नहीं बोल सकता। तो इसलिए अगर राहुल गांधी को नहीं बुलाया तो एक बार समझ में आ सकता है, लेकिन इस तरह के संबंध और उस तरह के विरोधाभास तो बहुत सी पार्टियों में है, बहुत से नेताओं में है। एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं। नीतीश कुमार ही कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या बोलते रहे हैं। तो और उसके अलावा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव तो अब भी बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक एम.के. स्टालिन ने ये तय किया कि इंडिया अलायंस की एकता का संदेश नहीं देना है इस कार्यक्रम के जरिए। दूसरा, उन्होंने तय किया कि उत्तर भारत में वो किसे सबसे बड़ा नेता मानते हैं सामाजिक न्याय का, उसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को चुना। अब ये सही बात है कि अखिलेश यादव ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने ममता बनर्जी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने शरद पवार को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी, और उसके अलावा किसी और नेता को उत्तर भारत के जो लोग मंडल आंदोलन की उपज माने जाते हैं उनको भी नहीं बुलाने की ज़रूरत समझी। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के उस समय 1990 में करीबी थे, उनमें से भी किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी। याद रखिए, अखिलेश यादव या उनके पिता मुलायम सिंह यादव वीपी सिंह के करीबी कभी नहीं थे। वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। वीपी सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डाकुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया था, उनके एनकाउंटर का। उसी अभियान के तहत मुलायम सिंह यादव का भी एनकाउंटर होना था। वो तो भागकर दिल्ली आए और यहाँ बूटा सिंह और चंद्रशेखर जी ने उनको बचाया, उनको सिक्योरिटी दिलाई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने उनको विधान परिषद में लोक दल का नेता बना दिया। उसकी वजह से उनको कैबिनेट मंत्री का रैंक मिला और सुरक्षा मिली, उनकी जान बची। और मुलायम सिंह यादव और वीपी सिंह जब तक दोनों जीवित रहे कभी एक साथ नहीं आए। हालांकि एक पार्टी में थे, जनता दल में थे। वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि 1989 में 1989 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो अजीत सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने आरिफ मोहम्मद खां और अरुण नेहरू को लखनऊ भेजा था ताकि अजीत सिंह को चुनवा सकें विधायक दल का नेता। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसा होने नहीं दिया और मुलायम सिंह यादव चुने गए नेता और मुख्यमंत्री बने।
और एक समय जब उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला वीपी सिंह ने और विद्याचरण शुक्ला और अरुण नेहरू को भेजा एक तरह से धमकी देने के स्वर में कि अगर आप बात नहीं मानेंगे, संजय सिंह का मामला था सीबीआई का, नहीं मानेंगे तो आपको मुख्यमंत्री पद से हटना भी पड़ सकता है। तब मुलायम सिंह यादव का जवाब था कि मुख्यमंत्री का पद मैं अपने जूते की ठोकर पर रखता हूँ और जाके कह देना अपने राजा साहब से, मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं। तो ये रिश्ता था वीपी सिंह का और मुलायम सिंह यादव का। और एमके स्टालिन ने बुलाया किसको वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए? अखिलेश यादव को। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि एमके स्टालिन संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं, पुरानी बातें भूलकर नई जो राजनीति है उसमें वो वीपी सिंह को सामाजिक न्याय का मसीहा मानते हैं। और अगर उत्तर भारत में किसी नेता पर उनको भरोसा है सामाजिक न्याय की शक्तियों को आगे बढ़ाने का, तो वो अखिलेश यादव है। उनके इस कदम से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा झटका अगर किसी को लगा होगा तो नीतीश कुमार को, जिनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा पर उन्होंने घड़ों पानी डाल दिया है। नीतीश कुमार अपने को मंडल राजनीति की उपज मानते हैं। लालू प्रसाद यादव भी उसी राजनीति की उपज है। मुलायम सिंह यादव भी थे और शरद यादव भी थे। आज वो दोनों नहीं हैं इस दुनिया में, न शरद यादव है न मुलायम सिंह यादव है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे को तो उन्होंने चुना एमके स्टालिन ने, लेकिन लालू प्रसाद यादव या उनके बेटे तेजस्वी यादव को नहीं चुना और नीतीश कुमार की तो बात ही नहीं की। तो नीतीश कुमार के लिए एमके स्टालिन की ओर से संदेश है कि आप अपने को ओबीसी का बहुत बड़ा नेता मानते होंगे, हम नहीं मानते। हमारी नज़र में आपका कोई महत्व नहीं है। हमारी नज़र में अगर नॉर्थ इंडिया में किसी नेता का महत्व है तो वो अखिलेश यादव है। तो एमके स्टालिन का ये कदम, अब आप देखिए कई चीज़ें होती हैं, क्या हुआ ये एक पक्ष होता है, क्या हो सकता था ये दूसरा पक्ष होता है। हो सकता था कि इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां हैं या कम से कम प्रमुख पार्टियां हैं उनके नेताओं को बुलाते और एकता का संदेश जाता और उसके जरिए ये बताने की कोशिश होती कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्षी गठबंधन एक साथ खड़ा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि इंडिया अलायंस में दरार है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी दरार है और वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बोलने का अधिकार न राहुल गांधी को देना चाहते हैं, न नीतीश कुमार को, न लालू यादव को, न तेजस्वी यादव को और न ही ममता बनर्जी को, न शरद पवार को। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि इंडिया अलायंस में साफ साफ मतभेद है, साफ साफ दरार, और ये दरार बड़ी होती जा रही है। क्या एमके स्टालिन एक नया अलायंस बनाना चाहते हैं? उनके अलायंस में और कौन शामिल हो सकता है ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तो साफ दिखाई दे रहा है, वो जो अलायंस की दिशा दिखाई दे रही थी 3 बैठकों में, खासतौर से पहली पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई में, उससे वो अलग जा रहे हैं। अब आज का भाषण मैंने उनका सुना नहीं, उसकी खबर कल आएगी तो पता चलेगा कि उन्होंने उस भाषण में कहा क्या इंडिया अलायंस का नाम भी लिया, उन्होंने क्या इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने अखिलेश यादव के अलावा और किसी को क्यों नहीं बुलाया। तो इंडिया अलायंस के अंदर एक नई ग्रुपिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कांग्रेस को अलग रखा जा रहा है, जिससे दूसरे क्षेत्रीय दलों को अलग रखा जा रहा है, और किनको जोड़ा जाएगा इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं चाहते, खुलकर बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का ये रवैया हमको पता होता तो हम इंडिया अलायंस का हिस्सा ही नहीं बनते। अब इससे ज़्यादा विरोध जो है वो राहुल गांधी का क्या करेंगे, और ऐसे में एमके स्टालिन का राहुल गांधी को न बुलाना और अखिलेश यादव को बुलाना, ये बहुत कुछ कहानी कहता है। ये कहानी आगे बढ़ेगी 3 दिसंबर के बाद। 3 दिसंबर के बाद जब विधानसभा चुनाव का शोर थम जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो क्या अखिलेश यादव और एमके स्टालिन को लग रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब होने वाली है? क्योंकि अगर स्थिति अच्छी होने का उनको भरोसा होता
तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बुलाया जाता। राहुल गांधी को नहीं तो कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बुलाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज के कार्यक्रम से एक बात का संदेश बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2024 के लिए राष्ट्रीय राजनीति का जो समीकरण बनेगा, उसकी अगुवाई, उसकी लीडरशिप जो है वो एमके स्टालिन लेना चाहते हैं। उन्होंने 3 बैठकों में देख लिया कि और कोई इसकी लीडरशिप लेने की स्थिति में है नहीं, और न किसी के पास वैसा इनिशिएटिव है। वो अपने राज्य में वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अपने राज्य से मैक्सिमम सीटें लेकर आएंगे, और दूसरा राज्य जो उनकी नज़र में है जहां लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो इस गणित को समझिए कि एमके स्टालिन के मन में कुछ और चल रहा है जो अखिलेश यादव की सोच से मेल खा रहा है। अखिलेश यादव भी अपने समीकरण में, राजनीतिक समीकरण में, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस को नहीं रखना चाहते, कांग्रेस को अलग रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का अलायंस टूट जाएगा, लेकिन ये मानकर चलिए, इस बात का संकेत है कि इस बार डीएमके कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं देने वाली है। पिछली बार 9 या 10 सीटें दी थी, इस बार उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। ये बड़ा स्पष्ट संकेत है। तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में इंडी अलायंस के अंदर के समीकरणों का और खुलासा होगा, और पता चलेगा कि दरार कहाँ कहाँ है, कौन कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है। तो हफ्ते 10 दिन का इंतज़ार कीजिए, खबरें और आएंगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।